राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड देहरादून की अधिसूचना के अनुक्रम में जनपद पिथौरागढ़ की नगर पालिका परिषद डिडियाड, धारचूला, बेरीनाग एवं गंगोलियार तथा नगर पंचायत मुनस्यारी के अध्यक्षों तथा उनके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित तिथियों पर किया जाना निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय 27 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 पूर्वाह्न 10 बजे से 5 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय 2 जनवरी 2025 पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय 3 जनवरी 2025 पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। मतदान की तिथि व समय 23 जनवरी 2025 पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि व समय 25 जनवरी 2025 पूर्वाह्न 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। उत्तराखंड लालकुआ विधानसभा के अंदर गोलापार क्षेत्र में स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। खेल निदेशक द्वारा आने वाले राष्ट्रीय खेल को लेकर तैयारी कर ली गई है। खेल निदेशक प्रसाद आर्य ने बताया, 38वें राष्ट्रीय खेल दिवस उत्तराखंड के गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होने जा रहे हैं, जिसमें मशाल वाहन द्वारा उत्तराखंड के हर विधानसभा में पहुंचकर खेलों के प्रचार प्रसार एवं जनमानस की प्रतिभागिता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी द्वारा टार्च कैंटर मशाल रैली को फ्लैग ऑफ कर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए रवाना किया गया और साथ ही जनपद नैनीताल की मशाल रिले का शुभारंभ पार्क नैनीताल रोड हल्द्वानी से अंतर्राज्यीय खिलाड़ियों द्वारा मशाल रिले में प्रतिभाग कर किया जाएगा। ये मशाल रैली शहीद से स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी तक आयोजित करी जाएगी। मैं सबसे पहले आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज माउंट की इस पुण्य धरा से प्रारंभ होने वाली ये मशाल यात्रा में केवल प्रदेश के खेल संस्कृति को बढ़ाने में सहायक होगी। भीमताल बस दुर्घटना के 2 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। एयरलिफ्ट कर एम्स लाए गए घायलों के नाम 25 वर्षीय नेहा पंत और 23 वर्षीय मनीष सिंह रावत है। एम्स प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों की स्थिति गंभीर है। फिलहाल घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नैनीताल बस हादसे में घायलों की जान बचाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों की जान बचाने के किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश एम्स की एक टीम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी भेजी गई है, जहां बस हादसे के घायल भर्ती है। इस अस्पताल से 2 घायलों की स्थिति खराब होने की वजह से एयरलिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही आज एक की मृत्यु हो गई है। इस तरह मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा 10-10 लाख रुपया मृतक को व घायलों को मुआवजा भी घोषित कर दिया है। कल की बस दुर्घटना में पूर्व सैनिक असम राइफल के खड़क सिंह और उनकी धर्मपत्नी गंगा धामी का निधन हो गया। दोनों ही धारचूला के खेला गांव के निवासी थे। नेपाल के द्वारा तपोवन में अपनी सुरक्षा के लिए तटबंध का निर्माण कार्य किया जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं नेपाल के द्वारा अपनी सुरक्षा के तटबंध के कार्य में तपोवन की तरफ बिल्कुल बेध्यानी से कार्य किया जा रहा है, जिससे एनएचपीसी परिसर धारचूला को फिर से खतरा उत्पन्न हो गया है। पूर्व में लास्को खोले में आई बाढ़ के बाद एनएचपीसी की बी टाइप और सी टाइप की बिल्डिंगें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर तबाह हो गई थी। पूरा तपोवन कहीं न कहीं बजरी के ढेर में तब्दील हो गया था, परंतु उसके बाद भी नेपाल की हठधर्मिता देखिए। नेपाल के द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसकर कार्य करने की वजह से सीडीओ नेपाल व प्रशासन
धारचूला के द्वारा संयुक्त विजिट किया गया। उसके उपरांत भी नेपाल के द्वारा अपनी टेक्निकल टीमों को भेजकर व धारचूला के सिंचाई विभाग की टीम को भेजकर जो मसौदा तैयार किया गया है उसके अनुरूप अभी भी कार्यस्थल पर कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो दृश्य आपको दिख रहा है, इस दृश्य में पूरी की पूरी नदी भारतीय क्षेत्र की तरफ बह रही है, जिससे तपोवन स्थित आवासीय परिसर नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को बड़ा खतरा मानसून काल में रहता है। परंतु कहीं न कहीं नेपाल के द्वारा अपने तटबंध के कार्यों से इस क्षेत्र को पूर्व में भी नुकसान हो चुका है। अब ये जो रोकड़ अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको अगर हटाया जाए, नेपाल और भारत अगर संयुक्त रूप से इस रोकड़ को हटाते हैं तो शायद जल की धारा बीच नदी में बहेगी। जिस तरह की जल की धारा गर्म पानी के स्रोत को बर्बाद कर रही है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा और गर्म पानी का पूर्व प्राचीन कालीन स्रोत फिर से जागृत करने का प्रयास एनएचपीसी के द्वारा करने की बात कही गई है। एनएचपीसी के द्वारा कहा गया है कि जो तपोवन में शिवरात्रि मेले का स्थल नदी किनारे संगम था, जहां पर स्नान इत्यादि लोग करते थे, उसको बनाने का पूरा प्रयास एनएचपीसी धारचूला करेगी। कहीं ना कहीं एनएचपीसी धारचूला द्वारा अपने चेक डैम इत्यादि बनाने के बाद इस रोकड़ को हटाने का प्रयास नेपाल के साथ संयुक्त रूप से करने का एक लिखित मसौदा तैयार हुआ है। परंतु अभी धरातल में देखना बाकी है कि नेपाल कार्यस्थल पर क्या करता है। मैं इस वक्त धारचूला के तपोवन एनएचपीसी के स्थल पर खड़ा हूं, जहां पर 2013 की आपदा और 2021 की आपदा में जो मेरे पीछे बिल्डिंगें दिख रही हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। अब केवल उनके धरातल बचे हैं। उससे पूर्व नेपाल के द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं नेपाल लगातार अपनी हठधर्मिता को लगाते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था, जो कि पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम के तहत नेपाल करता है। और नेपाल के द्वारा धारचूला के तटबंध कहें या अन्य तटबंध कहें, वहाँ कहीं ना कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं भी कई बार की हैं। वही घटना नेपाल तपोवन में भी दादागिरी कर रहा था। परंतु दोनों प्रशासन की टीम के साथ वार्ता करने के बाद कहीं ना कहीं एनएचपीसी को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। लेकिन अब देखना कि धरातल में क्या नेपाल ने जो अपने वादे किए हैं, जो लिखित करार नेपाल के द्वारा किया गया है, उसमें नेपाल जमा रहता है या फिर नेपाल के ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि प्रशासन का नेपाल में कोई दबाव नहीं दिखाई देता, नेपाल की जनता प्रशासन पे हावी रहती है। परंतु कहीं ना कहीं दोनों देशों को सोचना पड़ेगा, रोटी बेटी के रिश्ते को मानना पड़ेगा और रोटी बेटी के रिश्तों को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। जब तक हम अपने ऊपर कोई नियम लागू नहीं करेंगे तब तक हम दोनों देश में शांति, यानी छोटे स्तर पर कहें या राजनीतिक स्तर। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसे पहले भी बोला था कि 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एका दुका जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। तो आप देखेंगे कि जो इनके 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी मिलेगी 27 को भी और 28 को भी। और एकुमुलेशन हो करके मैं कहूँगा कि जो है करीब आधे से एक फीट तक जो है वो जा सकती है, जो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी आधे फीट से लेकर के और 1 फीट तक की जो है जो डेप्थ है वो 2 दिन में भी आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे उत्तराखंड के जो 2000 मीटर, 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो पूरा वाइट चादर जो है हिल्स में वो मिलेगी आपको बर्फ़ की जो है। और जैसे अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बोला तो 28 को जो है हैवी
स्नोफॉल की भी एका दुक्का जगहों में अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें संभावना है उत्तराखंड में। तो ये 2 दिन है, अच्छी एक्टिविटी है प्रदेश में, मैं बोलूँगा। और कहीं ना कहीं जो सैलानी है उनके लिए भी अच्छा है, परंतु साथ में थोड़ा प्रिकॉशन भी रखना होगा। जो आवागमन करें इसको सेफ तरीके से करना है। दूसरा ये है कि जो रास्ते भी कहीं कहीं पर जो 1-2 फीट जहाँ बर्फ़ गिरेगी और जहाँ हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, तो जो 2500 मीटर्स के ऊपर के खासकर है जो एरिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप, एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और इवन जो 2200-2500 मीटर के आसपास के भी जो एरियाज हैं, जो जिसमें कि देहरादून के, मसूरी है, के आसपास के हैं, या इसी तरह टेहरी है, या उधर जाएंगे नैनीताल वगैरह है, तो उनमें भी 2200-2500 के बीच के एरिया भी आएंगे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है अगर 1-1.5 फीट तक बर्फबारी है तो वो भी जो है आवागमन में दिक्कत करता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आवागमन करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो 2 दिन जो है अच्छी बर्फबारी जो है और अच्छी बारिश जो है हल्की मध्यम तक की, वो प्रदेश में वो मिलने वाली है जी। स्थानीय नगर के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी जुलूस, प्रदर्शन, धरना इत्यादि करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। 5 लोगों को भी एक स्थल पर खड़े होकर चर्चा परिचर्चा करने की अनुमति नहीं होगी। धारा 144 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस तरह के प्रदर्शन करेंगे उनको अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यथा वो दंड के भागी होंगे। निर्वाचन अधिकारी उपजिलाधिकारी धारचूला के द्वारा बताया गया है कि संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में उक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। Please do like, share and subscribe DCL News.